नमस्कार दोस्तों। तो मार्केट में एक और नया आईपीओ आ रहा है, नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज का। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसमें पैसा लगाना एक अच्छा सौदा होगा। देखिए, नेफ्रोकेयर, जिसे नेफ्रो प्लस के नाम से भी जाना जाता है, वो इंडिया का सबसे बड़ा डायलिसिस नेटवर्क है। पर क्या इसका आईपीओ भी उतना ही स्ट्रांग है? चलिए आज इसी आईपीओ की पूरी चीरफाड़ करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट है या फिर एक रिस्की दांव? इस पूरी बातचीत में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, कंपनी के हर एक पहलू को बारीकी से देखकर। तो आगे का हमारा प्लान क्या है? देखिए, सबसे पहले हम आईपीओ की डिटेल्स को समझेंगे। फिर हम जानेंगे कि नेफ्रोकेयर आखिर डायलिसिस का इतना बड़ा खिलाड़ी बना कैसे। उसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल्स, उसके सामने क्या क्या रिस्क हैं और सबसे ज़रूरी उसकी कीमत यानी वैल्यूएशन का विश्लेषण करेंगे। और हाँ, आखिर में हम एक फाइनल वर्डिक्ट पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले आईपीओ की जो बेसिक डिटेल्स हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो अगर इस आईपीओ में किसी की दिलचस्पी है तो ये तारीखें कैलेंडर में मार्क कर लेने जैसी हैं। 10 से 12 दिसंबर के बीच अप्लाई करने का मौका मिलेगा। 15 दिसंबर को पता चल जाएगा कि शेयर्स मिले या नहीं, और 17 दिसंबर को इसकी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं नंबर्स की। कंपनी इस आईपीओ से करीब करीब 871 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान कर रही है। एक शेयर की कीमत 438 से 460 रुपए के बीच रखी गई है। मतलब एक रिटेल निवेशक को कम से कम एक लॉट, जिसमें 32 शेयर्स होंगे, उसके लिए लगभग 14,720 रुपए लगाने होंगे। अच्छा, तो इस पैसे का होगा क्या? देखिए, एक बड़ा हिस्सा करीब 129 करोड़ रुपए नए डायलिसिस क्लिनिक खोलने में इस्तेमाल होगा। 136 करोड़ रुपए से कंपनी अपना कर्ज चुकाएगी, जो कि हमेशा एक अच्छी बात होती है, और बचा हुआ पैसा कंपनी के जनरल कॉर्पोरेट खर्चों में काम आएगा। चलिए, अब आईपीओ की डिटेल से हटकर जरा खुद कंपनी को समझते हैं। आखिर इसका बिजनेस मॉडल है क्या और ये काम कैसे करती है? 519 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये नेफ्रोकेयर की पहुंच और उसकी ताकत दिखाता है। इंडिया से लेकर फिलीपींस, उज़्बेकिस्तान और नेपाल तक कंपनी ने 519 क्लिनिक्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया है। इससे कंपनी के स्केल का अंदाजा लगता है। तो ये कहानी शुरू हुई थी 2010 में, और आज नेफ्रोकेयर एशिया का सबसे बड़ा डायलिसिस प्रोवाइडर बन चुका है। इंडिया के 288 शहरों में इनकी मौजूदगी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके 77% क्लिनिक्स टियर 2 और टियर 3 शहरों में हैं। मतलब कंपनी की नज़र छोटे शहरों पर भी है। ये सिर्फ क्लिनिक में ही नहीं, बल्कि घर पर भी डायलिसिस की सुविधा देते हैं। और इनका जो बिजनेस मॉडल है ना, वो काफ़ी स्मार्ट है। ये एसेट लाइट मॉडल पर काम करते हैं, यानी खुद के बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने की बजाय मैक्स और फोर्टिस जैसे बड़े हॉस्पिटल्स के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। इससे खर्चा भी बचता है और एक्सपेंशन भी तेज़ी से होता है। किसी भी कंपनी की हेल्थ जानने के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं उसके फाइनेंशियल्स। तो आइए अब नेफ्रोकेयर के रिपोर्ट कार्ड पर नज़र डालते हैं, देखते हैं इसकी ग्रोथ स्टोरी कैसी रही है। ये स्लाइड नेफ्रोकेयर की कहानी का शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है। सोचिए, FY23 में कंपनी 12 करोड़ के लॉस में थी, और फिर सिर्फ एक साल में ज़बरदस्त टर्न अराउंड, कंपनी 35 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई, और FY25 में तो ये आंकड़ा बढ़कर 67 करोड़ तक पहुंच गया। ये एक कमाल का कमबैक है। और जरा इस नंबर को देखिए, 91%। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 2 गुना हो गया। मतलब ये एक ऐसी ग्रोथ है जो किसी भी इन्वेस्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच सकती है। तो सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बढ़ रहा, कंपनी की एफिशिएंसी भी बेहतर हो रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो FY24 में 6% था, वो FY25 में बढ़कर लगभग 9% हो गया। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी अब अपने रेवेन्यू पर ज्यादा मुनाफा कमा पा रही है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अब तक हमने अच्छी बातें की, पर अब वक्त है सिक्के का दूसरा पहलू देखने का। नेफ्रोकेयर के सामने आखिर क्या क्या चुनौतियां और रिस्क हैं, चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे बड़ा रिस्क है इनकी हॉस्पिटल्स के साथ पार्टनरशिप पर निर्भरता। कल को अगर किसी बड़े हॉस्पिटल ने इनके साथ टाई अप तोड़ दिया तो रेवेन्यू पर सीधा असर पड़ेगा। दूसरा रिस्क है रेगुलेटरी। अगर सरकार ने डायलिसिस की कीमतें फिक्स कर दी तो कंपनी के मार्जिन कम हो सकते हैं। और फिर अच्छे डॉक्टरों की कमी, लोकल प्लेयर्स से कंपटीशन और बिजनेस को चलाने के लिए लगातार पैसों की जरूरत,
ये सब भी कंपनी के लिए एक चैलेंज बन सकते हैं। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, वैल्यूएशन। क्या आईपीओ की कीमत कुछ ज्यादा ही रखी गई है? इस चार्ट पर नजर डालिए। नेफ्रोकेयर अपने लिए करीब 63 का पीई मांग रही है। वहीं इसी सेक्टर की दूसरी कंपनियां जैसे किम्स हॉस्पिटल्स और नारायणा हेल्थ 35 से 40 के पीई पर ट्रेड कर रही हैं। ये जो फर्क है ना, ये बहुत बड़ा है और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। और इसी वजह से मार्केट के ज्यादातर एनालिस्ट्स इस आईपीओ के वैल्यूएशन को रिच यानी काफी महंगा मान रहे हैं। इसका मतलब है कि कंपनी अपने शेयर्स के लिए एक प्रीमियम कीमत की उम्मीद कर रही है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आखिर फाइनल फैसला क्या होना चाहिए? मार्केट का मूड कैसा है और आगे का नजरिया क्या हो सकता है? मार्केट का मूड जानने का एक अच्छा इंडिकेटर होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी। ये आईपीओ की लिस्टिंग से पहले की एक अनऑफिशियल कीमत होती है और नेफ्रोकेयर का जीएमपी अभी 0 पर चल रहा है। इसका सीधा मतलब है कि बाजार में इस आईपीओ को लेकर कोई खास गर्मी नहीं है और ऐसी उम्मीद है कि इसकी लिस्टिंग फ्लैट हो सकती है, मतलब इश्यू प्राइस के आसपास ही। तो अगर सब कुछ समेटें तो पॉजिटिव्स हैं। कंपनी मार्केट लीडर है, नेटवर्क बड़ा है, फाइनेंशियल ग्रोथ और टर्नअराउंड जबरदस्त है और बिजनेस मॉडल भी स्केलेबल है। लेकिन नेगेटिव्स हैं, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन, पार्टनरशिप पर भारी निर्भरता और फ्लैट जीएमपी, जो इशारा कर रहा है कि लिस्टिंग पर शायद ज्यादा फायदा ना हो। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये आईपीओ उन लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल हैं जो लंबी अवधि के नजरिए से बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी रखते हैं, न कि उनके लिए जो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाना चाहते हैं। तो अंत में ये सवाल रह जाता है, क्या ये एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए एक लॉन्ग टर्म होल्ड बन सकता है? इसका जवाब हर किसी के अपने रिस्क लेने की क्षमता और इन्वेस्टमेंट के नजरिए पर निर्भर करेगा। और हाँ, आखिर में एक जरूरी बात, ये पूरी जानकारी सिर्फ सूचना के लिए है। इसे किसी भी तरह की निवेश की सलाह ना समझें। पैसा आपका है तो फैसला भी सोच समझकर आपका ही होना चाहिए। अपनी रिसर्च जरूर करें और उसके बाद ही कोई कदम उठाएं।